अगर मुझे पहले पता होता कि मुझे इस सिलेक्शन की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तो मैं कभी इस चीज को स्वीकार ही नहीं करता। मेरे जो पिताजी हैं वो कृषि उपज मंडी में हमाली करते हैं। मेरे फैमिली में पढ़ने लिखने की बात की जाए तो 8वीं पास से ज्यादा कोई भी नहीं। इंटरव्यू के जस्ट 5 दिन बाद घर वालों का कॉल आया कि मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब है और दादी की भी ज्यादा तबीयत खराब है। घर पे जाके मैं देखता हूँ एक कमरे में दादी बेड रेस्ट पे है, एक कमरे में मम्मी बेड रेस्ट पे है और दोनों का स्वास्थ्य इतना खराब है। मुझे उस दिन ऐसा लगा कि यार ईश्वर ने मुझे अगर कुछ दिया है तो कुछ लिया भी है। मम्मी ने मुझे बोला था कि बेटा मेरे जाने से पहले तू सिलेक्शन ले ले बस। भैया को इतने लोगों ने बोला था कि यार तू तेरे भाई पे इतना खर्चा क्यों कर रहा है, तेरे भी तो बाल बच्चे हैं, उन पे क्यों खर्च नहीं करता तू, वो तो पैसे बिगाड़ रहा है तेरे, ये कर रहा है वो कर रहा है। इसके पैरेलल एक जिंदगी और चल रही है मेरी। पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, मैं कॉपियां चेक करने जा रहा हूँ। मेरी गुड़िया है 4 साल की, वो तो फोन लगाती कि पापा आप कब आओगे, पापा आप कब आओगे। मम्मी बोल नहीं पा रहे, बस सुन रहे हैं कुछ हो रहा है, हम समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। बैठे हैं 1 से 1.5 के बीच में मम्मी ने भी दम तोड़ दिया। भाई नोट्स के लिए परेशान हो रहे हो, टेस्ट सीरीज के लिए परेशान हो रहे हो, इस रील को देखने के बाद आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घर बैठे आप रिजनेबल प्राइस में, चाहे आपको प्री का नोट चाहिए, मेंस का चाहिए या टेस्ट सीरीज चाहिए, घर बैठे सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, वो भी रिजनेबल प्राइस में। नीचे आपको नंबर दिया है, इस पर आप एक मैसेज करिए, जो भी रिक्वायरमेंट है वो बताइए, आपको घर बैठे सारी चीज़ें मिलने वाली है। मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो हमारा पॉडकास्ट होने जा रहा है विकास भाई के साथ होने जा रहा है। 2 बार सिलेक्शन हुआ है उनका, एमपीपीएससी 2023 में कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर और एमपीपीएससी 2024 में सीओ के पद पर हुआ है। तो इनकी जो जर्नी रही है काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं, आसान नहीं था इनका सफ़र। मैं बताना चाहूँगा कुछ आपको कि अगर आप प्रिपरेशन के हिसाब से इस पॉडकास्ट को देखने वाले हैं, स्ट्रेटजी के हिसाब से देखने वाले हैं, तो बहुत कम चीज़ें मिलने वाली है आपको, क्योंकि ये इनकी जो जर्नी रही है वो आपको सुन के आपको पता चल जाएगी कि आप कहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ हम कमियाँ कर रहे हैं, कैसे हम बहाने बनाते हैं चीज़ों को लेकर। वो सब बहाने इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपके सब बंद होने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा, क्योंकि इनकी जर्नी में इतना उतार चढ़ाव रहा है कि इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा और आसान नहीं था इनके लिए सफर। क्योंकि मैं बार बार ये मेंशन कर रहा हूँ कि हम लोग बहुत बहाने बनाते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, कोचिंग कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं, 10 बहाने रहते हैं, एक बहाने नहीं रहता है। ये तो एक दो बहाने ही बनाए मैंने, पढ़ नहीं पा रहे, टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इनके पास वो बहाने नहीं थे, क्योंकि इनको करना था, दिखाना था सिलेक्शन लेके, फैमिली के लेके, खुद के लेके, परिवार को लेके। यहाँ तक कि इनकी शादी हो चुकी थी, इन्होंने बताया भी इस पॉडकास्ट में कि शादी होने के बाद भी क्या चीज़ें हुई है, उनको आसान नहीं था। चलिए पॉडकास्ट की हम शुरुआत करते हैं। विकास भाई बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच सर। एक चीज़ कट करना, सर मत बोलना। अर्जुन भाई बोल सकते हो, अर्जुन बोल सकते हैं ना, मेरे को थोड़ा हजम नहीं होता है ना। सही बोल रहा, मतलब मेरी क्या शुरू से आदत है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को नॉर्मल ठीक है ना। हाँ, कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दो। मेरा नाम विकास राव है, मैं मंदसौर शहर का निवासी हूँ। मेरी जो पूरी जो पढ़ाई हुई है वो पूरी सरकारी स्कूल और सरकारी महाविद्यालय में पूरी हुई है। मैंने मेरा 12th शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर से पूरा किया है। ओके। और मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ है वो होलकर साइंस महाविद्यालय इंदौर से पूरा हुआ है। ओके। और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा जीएससीसी कॉलेज इंदौर से पूरा हुआ है। मेरी फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो मेरे फैमिली में हम 2 भाई हैं, 2 सिस्टर्स हैं और हम चारों की शादियां हो चुकी है। अच्छा, चारों की? मैं स्वयं भी विवाहित हूँ। हाँ। और मेरी एक 4 साल की गुड़िया भी है। अच्छा, कब हुई वैसे आपकी शादी? मेरी शादी 2018 में हो चुकी थी। तो बहुत जल्दी नहीं हो गई? एक्चुअली उस टाइम पे परिस्थितियां ऐसी थी कि मेरे दादाजी थे, उनका समय थोड़ा अंतिम चल रहा था और उनकी एक ख्वाहिश थी कि मेरे जाने से पहले मुझे शादी देखना है करके। उन्होंने बोला नहीं करना पड़ेगी। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है शादी कर लेते हैं। तो हाँ। फिर घर वालों ने बोला कि ठीक है शादी कर ले तू, हाँ। बहू को लेकर नहीं आएंगे। हाँ, ठीक है। तो शादी कर ली। हाँ। अब 2018 में मेरा ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2015 में मैंने 12th पास आउट किया। हाँ। और 15 के जस्ट बाद में इंदौर आ चुका था। तैयारी के हिसाब से आया था मैं। हाँ। क्योंकि सपना देखा था यार कि यार एक अधिकारी बनना है। और इस सपने की शुरुआत एक मोमेंट बताना चाहूंगा मैं। क्योंकि मैं मंदसौर में जिस जगह रहता हूँ वो जगह का नाम है पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर, जाहिर सी बात है वहाँ हर अधिकारी कहीं ना कहीं उनका निरीक्षण होता है। तो मैं 10वीं या 11वीं में था, उस टाइम पे हमारे यहाँ के कलेक्टर महोदय स्वतंत्र कुमार सिंह आए हुए थे निरीक्षण करने के लिए। अच्छा। और उस टाइम मैंने फर्स्ट बार मैंने उनको देखा
मैंने कहा यार कलेक्टर भी कुछ होता है और इतनी पावर होती है उसके अंदर। मैंने देखा यार ये इतना बड़ा व्यक्ति, आगे पीछे गाड़ियां घूम रही है, ये वो बहुत पावर है व्यक्ति में। तो मैं उन सर से पर्सनली फिर मिलने भी गया। उस दिन हो नहीं पाया, लेकिन उन्होंने एक सेशन रखा था, उस सेशन में मेरी पर्सनली उनसे मुलाकात हुई। फिर उन सर ने मुझे बताया कि कलेक्टर ऐसे बनते हैं, यूपीएससी होता है, ये होता है, वो होता है। फिर मैंने और भी चीजें पूछी। फिर उन्होंने स्टेट पीसीएस के बारे में मुझे बताया कि एमपीपीएससी होती है और एमपीपीएससी में भी 3 चरण होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। फिर मैंने उनसे पूछा कि सर तैयारी कैसे की जाए इसकी। तो उन्होंने बताया कि वैसे तो सेल्फ स्टडी से भी हो जाता है, लेकिन जिसका अगर बैकग्राउंड वैसा रहा है तो कोचिंग्स भी कुछ संस्थान ज्वाइन करते हैं। तो फिर वहीं से मेरी शुरुआत हुई। 2015 12th पास आउट हुआ मैं। इंदौर मैंने होलकर साइंस महाविद्यालय में एडमिशन लिया और लास्ट ईयर जो मेरा 2017-18 था, तब से मैंने एमपीपीएससी की तैयारी प्रारंभ की। 2018 मेरा ग्रेजुएशन हुआ। 2019 मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट देना ही था और आपको सबको पता होगा कि कोरोना आ गया था। 2019 मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स निकला मेरा। और प्रीलिम्स निकलने के बाद, क्योंकि ये मेरा पहला अनुभव था मेंस अटेम्प्ट करने के लिए, फिर टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई थी। कहते हैं कि आगे क्या होना है किसको नहीं पता है। मैंने मेंस दिया, मेंस मेरा अच्छा नहीं गया क्योंकि अनुभव था नहीं मेरे पास ज्यादा, बुरा भी लगा, पोस्ट ज्यादा थी उस टाइम पे, कोई बात नहीं। फिर से तैयारी स्टार्ट की। 2020 आया, 2020 का फिर प्रीलिम्स दिया मैंने, फिर मेंस दिया मैंने सोच रखा था कि यार हमने जो पहले गलती की थी 19 में, वो गलती मुझे इस बार नहीं दोहरानी है, मुझे मेंस क्वालिफाई करना ही है किसी भी हालत में। और वास्तव में मैंने इस गलती को सुधारा। 2020 का मैंने मेंस दिया और उस दिन मेरा फर्स्ट इंटरव्यू कॉल आया। खुश हुए, बहुत खुश हुए यार, पहला इंटरव्यू कॉल है। उम्मीद जगी अब सिलेक्शन दूर ही नहीं है, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं थोड़ा बताना चाहूंगा मेरे फैमिली बैकग्राउंड रहा क्या है। मेरे परिवार में मेरे जो पिताजी हैं वो कृषि उपज मंडी में हम्माली करते हैं। मेरे फैमिली में अगर पढ़ने लिखने की बात की जाए तो 8वीं पास से ज्यादा कोई भी नहीं है। मेरे बड़े भैया हैं, वो एक मैकेनिक हैं, गैरेज का काम करते हैं। उस समय ऐसी परिस्थितियां थी कि हमारे पास चारों बच्चों को पढ़ाने के लिए इतना पैसा नहीं था। भैया ने मैकेनिक लाइन चूज की, मैं पढ़ने में था, शुरू से होशियार था। भैया का एक सपना था कि उन्होंने खुद मुझे कहा था कि कोई बात नहीं, मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन मेरा भाई वो पढ़ेगा, मैं पढ़ाऊंगा उसको, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा उसको। और उन्होंने एक सपना देखा, मैंने खुद भी देखा उस सपने को, और उन्होंने पूरी जर्नी में मेरा फुल सपोर्ट किया। वो स्वयं नहीं पढ़ पाए और मुझे पढ़ाया और इंदौर पहुंचाया, पढ़ा। फिर मैंने तैयारी स्टार्ट की। अब मैं फिर से वहां आता हूँ कि 2020 पहला साक्षात्कार हुआ, अच्छा भी गया। जिस दिन रिजल्ट वाला दिन था, अंतिम सूची में मेरा नाम नहीं था। बहुत बुरा लगा मुझे। घर वालों को बताना मुश्किल हो रहा था कि यार क्यों नहीं हुआ। बोले कि ठीक है। अब घर वालों ने बोला नहीं कोई बात नहीं, फिर से तैयारी करना प्रारंभ कर दी। अब कहते हैं कि किस्मत कहाँ ले जाती समझ नहीं आता। 2021 की फिर से मैंने प्रीलिम्स दी, प्रीलिम्स मेरा हो चुका था, क्वालिफाई हुआ। जब मेंस आया, मेंस के जस्ट 2 महीने पहले मम्मी बीमार हो गई। उनका अहमदाबाद में ट्रीटमेंट चल रहा था और उसी समय मुझे भी मम्मी के साथ अहमदाबाद जाना पड़ा। अब या तो मैं मेंस की तैयारी करूं या मम्मी के साथ रहूं। मैंने विकल्प दूसरे को चुना कि तैयारी से ज्यादा माँ जरूरी है। मैं 1 महीने मम्मी के साथ अहमदाबाद रहा हूँ। वहीं हॉस्पिटल में कभी कभार नोट्स देख लेता था जब समय मिलता था मुझे। उसके बाद 1 महीने जब मम्मी को डिस्चार्ज करके लेके आए, उसके 15 दिन बाद जस्ट मेरा मेंस था। मैं कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगा पाया, समय बहुत कम था मेरे पास। मैंने सेल्फ स्टडी करके ही खुद के नोट्स बनाए। 2021 का फिर से मैंने मेंस दिया। मेंस का रिजल्ट आया, फिर से मेरा इंटरव्यू कॉल था। 2021 दूसरा साक्षात्कार, अच्छा लगा। एक्चुअली वो मेरा साक्षात्कार प्रोविजनल लिस्ट से आया था। 13% के जाल में मैं फंस चुका था और वो रिजल्ट मेरा आज भी पेंडिंग है। फाइनल रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हो पाया है। ठीक है, वो अभी पेंडिंग है। अब क्या किया जाए। अब घर वालों को मैं बताता कि यार रिजल्ट का क्या हुआ, वो समझ नहीं पाते। सही है, क्योंकि मेरे घर में 8वीं पास से ज्यादा कोई है हाँ, किसी को इतना पता भी नहीं है कि क्या होती है, क्या चीजें होती है। 13% क्या है, 87% क्या है। अब उनको वो मुझसे उम्मीद लगा रहे थे कि यार इसमें भी तूने इंटरव्यू दिया है, रिजल्ट क्या रहा बताओ। अब मैं उनको बोलता था कि मेरा उसमें है, मेरा नाम अभी, मेरा रिजल्ट नहीं आया है। तो मुझे बोलते थे कि दूसरों का रिजल्ट आ गया है, तेरा ही अकेला क्यों नहीं आया। मेरे पास कोई जवाब नहीं था उनके पास। फिर उनको समझाया जैसे फिर मैंने बोला अगली और भी एग्जाम से मैं उसकी तैयारी करूंगा। 2022 का नोटिफिकेशन आया और वो नोटिफिकेशन जो पीएससी की जो तैयारी कर रहा है हर एस्पिरेंट्स के लिए इतना अच्छा था, क्योंकि 2022 एक ऐसा साल था जिसमें 400 से ज्यादा पोस्ट आई थी। 450 समथिंग पोस्ट आई थी उसमें। 2022 का मैंने भी प्रीलिम्स दिया। हमने भी उम्मीद लगा ली कि यार अब
2 इंटरव्यू हम दे के आ चुके हैं, बहुत अनुभव हो चुका है, लगभग तो अनुभव हो चुका है अपनों को भी। मेंस तो निकल जाएगा, प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, मेंस दिया, मेंस भी क्वालिफाई हो गया मेरा। फिर से इंटरव्यू कॉल, तीसरा इंटरव्यू कॉल था मेरा। ये पोस्ट ज्यादा थी तो मुझे खुद को विश्वास हो गया था कि इस बार तो पक्का सिलेक्शन होना ही है, और ये विश्वास मैंने मेरे परिवार वालों को दिलवा दिया था कि इस बार 450 पोस्ट है, कोई ना कोई सी पोस्ट मिल ही जाएगी मुझे। घर वालों को भी एक उम्मीद बन गई कि यार अब तो सिलेक्शन होना है। मेरा इंटरव्यू कॉल, वो इंटरव्यू कॉल को सिलेक्शन मान रहे थे कि इंटरव्यू कॉल आया मतलब सिलेक्शन पक्का है, सिलेक्शन पक्का और है, सिलेक्शन हो ही जाएगा। हो ही जाएगा। विश्वास मुझे भी था कि यार हो जाएगा। 2022 का इंटरव्यू दिया मैंने, इंटरव्यू अच्छा रहा, लेकिन जब रिजल्ट वाला दिन था उस टाइम पे मैं घर पे था। मुझे आज भी दिन याद है, वो याद करता हूँ मैं। मतलब बहुत दुख होता है उस चीज को देख के कि जब 2022 का रिजल्ट था, हम लोग सब तैयारी कर रहे थे, मेरे बहुत सारे दोस्तों का हुआ था, लेकिन जब मैंने मेरा नाम देखा, मेरा नाम उसमें भी नहीं था। बहुत रोया मैं, बहुत दुख भी हुआ मुझे। घर वालों को फेस नहीं कर पा रहा था मैं कैसे बोलूं उनको मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इसमें उनको ऐसा लगा कि यार इसने तो बोला था हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं उनको लगने लगा कि यार मतलब पढ़ाई भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये। एक समय आया था, उन्होंने मुझे बोला कि कब तक करना है आप तैयारी, इतनी पोस्ट में नहीं हुआ तेरा। मैं बोला मैं और प्रयास करूंगा। अब चूंकि अब फैमिली प्रेशर बढ़ता जा रहा था, ऊपर से विवाहित अलग हूँ, तो जहाँ भी समाज में जाते कहीं ना कहीं ताने ही मिलते मुझे। कितने साल हो गए, क्योंकि मैं 2015 से इंदौर था, 8-9 साल हो गए थे। तो सभी को ये लगता था कि यार 8-9 साल में सिलेक्शन हो जाना चाहिए। उनको ये नहीं पता था कि मेरी वास्तविक तैयारी 2019 से प्रारंभ हुई है। 2019 से मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है। वो इस चीज को नहीं देखते हैं। जहाँ जाता वहाँ ताने मारते थे कि यार वहाँ टाइम पास चल रहा है तुम्हारा, पढ़ाई नहीं हो रही है, ये वो। लोग सिर्फ आउटपुट देखते हैं, उसके पीछे संघर्ष क्या कर रहा है व्यक्ति वो कोई नहीं देखता है। फिर मैंने खुद से डिसीजन लिया कि नहीं, अगर मुझे ये चीजें देखनी है, फेस करना है, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। 2022 के रिजल्ट के जस्ट बाद इतना टूट गया था मैं कि यार एक डिप्रेशन वाली स्थिति चली गई कि इतनी पोस्ट में नहीं होना, मतलब बहुत बड़ा झटका था मेरे लिए। मैंने बोला खुद को कैसे संभालें। अब मैं घर वालों से पैसे मांगूंगा तो वही प्रश्न उठेगा कि कब तक। फिर मैंने सोचा कि नहीं, कम से कम इतना मैं कर लूं कि मेरा खर्चा मैं खुद उठा सकूं। 2022 के इंटरव्यू के बाद मैंने एक लाइब्रेरी में काम करना प्रारंभ किया, भोलाराम उस्ताद मार्ग पे। शाम को 4 से 12 पार्ट टाइम वहाँ जॉब करता था मैं। रात को 12 बजे जाने के बाद 2 घंटे मेरी 1.5 से 2 घंटे मेरी पढ़ाई घर पे होती थी, और जो दिन का समय रहता था उसी लाइब्रेरी में पढ़ता भी था स्वयं। लेकिन इतने पैसों से मेरा हो नहीं पा रहा था कि रूम रेंट और खाना पूरा नहीं हो पा रहा था। तो मैंने एक सोर्स के रूप में अलग से कोचिंग इंस्टीट्यूट पे गया मैं, और मैं मेंस की टेस्ट की कॉपियां चेक करना मैं वहां से मैंने प्रारंभ किया। इन दोनों को करके मैंने खुद का खर्चा चलाना प्रारंभ किया। अब ये टेंशन दूर हो गई थी कि यार मुझे घर वालों से पैसे लेने हैं। 2023 का नोटिफिकेशन आया, 260 के समथिंग पोस्ट थी उसमें, प्रीलिम्स दिया। अब मैंने अभी बताया आपको, मेरे पास पैसे इतने ही आ रहे थे कि मेरा खाली यहाँ रेंट हो जाए और खाना खर्चा हो जाए। अब इस पैसे में मैं ना तो कोई टेस्ट सीरीज लगा सकता हूँ, क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा कि 2020 के बाद 2 बार अपने सिलेबस चेंज हो चुका था MPPSC का। अब सिलेबस चेंज हुआ तो एक चुनौती मेरे साथ ये थी कि नए नोट्स खरीदना है, कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, मेंस आंसर राइटिंग करना है, बहुत सारी चीजें खर्चे और बढ़ते गए। अब कैसे किया जाए। जहाँ मैं लाइब्रेरी में जहाँ जॉब करता था, वहीं पे जो स्टूडेंट आते थे पढ़ने, उन्हीं स्टूडेंट से किसी से इस यूनिट का नोट्स लिया। अच्छा। मेरा व्यवहार सब जगह अच्छा था, हर व्यक्ति मुझे नोट्स देने में मना नहीं करता था। मैंने अलग अलग स्टूडेंट से नोट्स लिए, उन नोट्स से ले लेके मैंने खुद के नोट्स बनाए, सेल्फ नोट्स बनाए, और उसी से मैंने नए सिलेबस को तैयार किया। 2023 का फिर प्रीलिम्स दिया, और टेस्ट सीरीज मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज इस बार नहीं लगाई, 19-20 में लगाई थी, और पैसे नहीं थे क्योंकि टेस्ट सीरीज 8-9 हज़ार 7-8 हज़ार से कम थी नहीं कोई अच्छी। तो या तो मैं टेस्ट सीरीज में पैसा दे दूं या घर का रूम का मैनेजमेंट कर लूं, तो टेस्ट सीरीज लगाने के पैसे नहीं थे। तो मैंने सेल्फ रूम पे बैठ के ही 3-3 घंटे में लिखता था, लाइब्रेरी में बैठ के। 2023 का प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, फिर से मेरा इंटरव्यू कॉल था। ये मेरा चौथा इंटरव्यू कॉल था मेरा ये। और इसके पैरेलल एक जिंदगी और चल रही है मेरी। पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ मैं, लाइब्रेरी में जॉब कर रहा हूँ मैं, कॉपियाँ चेक करने जा रहा हूँ, खुद की पढ़ाई भी चल रही है, घर से फोन भी आ रहे हैं। मेरी गुड़िया है 4 साल की, वो भी कभी फोन लगाती कि पापा आप कब आओगे। मतलब मुझे बहुत याद आती थी उसकी। कई बार तो वीडियो कॉल पे रोना आता था उसको देख के कि यार इतनी बड़ी हो गई, मुझे पता ही नहीं चला, उसका बचपन ही नहीं देख पा रहा हूँ मैं, सिर्फ इस जॉब के, इस तैयारी के चक्कर में। मम्मी का स्वास्थ्य अलग खराब है। मैंने कहा ये सब चीज़ें अगर आज मैंने हैंडल कर ली तो कल का भविष्य सुधर जाएगा मेरा, और मेरा ही नहीं सुधरेगा, मेरे पूरे परिवार का, सबका भविष्य सुधर जाएगा। मैंने हिम्मत रखी, मैंने नहीं करना है। 2023 का फिर से इंटरव्यू दिया मैंने, रिजल्ट आया नहीं था, और उसी बीच 2024 का नोटिफिकेशन आ गया। 2024 में फिर से नया सिलेबस, फिर चुनौती। अब सिलेबस इतना बड़ा हो गया था कि यार
नए नोट्स कहाँ से लाएं। और एक चुनौती इसमें ये थी कि हर बार जहाँ 450, 200, 300 पोस्ट आ रही थी, 2024 में मात्र 110 पोस्ट आई थी। वो भी 2 टुकड़ों में आई थी, एक बार 60 आई थी फिर 50 आई थी, दोनों को इंक्लूड करके लास्ट में 110 पोस्ट का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। हम तो ये सोच रहे थे कि यार 450 पोस्ट में मैं बाहर हुआ हूँ और अपनों से अच्छे अच्छे धुरंधर बैठे हैं, इसमें कैसे होगा, और सिलेबस अलग नया है, क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। व्यक्ति टेस्ट सीरीज लगा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। एक वो दिन मुझे आज भी याद है कि जब 2024 का मैं तैयारी कर रहा था और लाइब्रेरी के काउंटर पे बैठ के मैं तैयारी करता था। जब मैं लाइब्रेरी रात को बंद करने जाता था तो बहुत सारे बच्चों के नोट्स, बड़े बड़े टेस्ट सीरीज के पेपर सोल्व किए हुए वो देखता था मैं, तो उनसे डर लगता था मुझे, क्योंकि मेरी लाइब्रेरी में 300 बच्चे लगभग आते हैं। 300 में से 250 या फिर समथिंग बच्चे पीएससी के लिए थे। सभी ने बड़े बड़े कोचिंगों के नोट्स लगा रखे हैं, टेस्ट सीरीज सोल्व कर रखी है, सब कुछ कर रखा है। और मुझे ऐसा लगता था कि ये व्यक्ति, ये लोग तो मुझसे एक कदम पहले आगे हैं, इनके पास हर संसाधन है, ये सोल्व कर करके बैठे हैं, मेरा क्या होगा इसमें। और मात्र 110 पोस्ट है। कुछ लोग तो ऐसे 4-4, 5-5 इंटरव्यू दे के आ चुके हैं और वो वापस तैयारी कर रहे हैं। मेरा होगा नहीं होगा। लेकिन एक दिन मैं बैठा, खुद से विचार विमर्श किया मैंने। जो कंडीशन आती है कि व्यक्ति को समझ नहीं आता क्या करना है, फिर मैंने खुद को विश्वास दिलाया। खुद को मैं बोलता था कि देख, चाहे 100 पोस्ट आई हो, तुझे सिर्फ एक पोस्ट से मतलब है। मैंने उसी हिसाब से तैयारी करना प्रारंभ किया, नोट्स अरेंज किए। फिर मेरा एक ही लक्ष्य था कि अगर मैं ऊपर लाइब्रेरी बंद करने जा रहा हूँ तो मेरा जो माइंड जो भटक रहा है इन सब को देखकर, मैं वहाँ किसी को नहीं देखता था। मुझे बस मेरी तैयारी पे फुल कॉन्फिडेंस था, भरोसा था कि मैं निकाल लूँगा। 2024 का प्रीलिम्स दिया मैंने बिना टेस्ट सीरीज के। नोट्स भी मैंने अरेंज किए हैं इधर उधर करके। रिजल्ट वाला दिन आया प्रीलिम्स का, नाम देखा, सिलेक्शन हो गया, मेरा क्वालिफाई हो गया प्रीलिम्स। जो तैयारी कर रहे थे उनका भी नाम देखा। मेरी लाइब्रेरी में 250 बच्चों में से 4 या 5 बच्चों का हुआ था बस, जिसमें मैं भी इंक्लूड था 5 में से। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने 4 बार मेरे रोल नंबर चेक किए थे आगे है कि नहीं कि मेरा। मेरा ही है किसी और का है। प्रीलिम्स अच्छा हुआ, क्वालिफाई हो गया, खुश तो हुए। लेकिन अब डर इस बात का था कि मेंस तो बहुत बड़ा है और ये सिलेबस नया है और इस सिलेबस से एग्जाम पहली बार ही होने वाला है ये 2024 का। अब क्या किया जाए, टेस्ट सीरीज लगा नहीं सकते, पैसे हैं नहीं, नोट्स खरीदने के पैसे नहीं है, तो आप टेस्ट सीरीज तो भूल ही जाओ। काउंटर पे बैठा हूँ, वहीं से दोस्तों के नोट्स लिए हैं, मेरे कुछ मित्र हैं उसमें, उन्होंने मुझे हेल्प की। संजय राजपूत है, बंटी डामोर है, कुछ मित्र हैं मेरे जिन्होंने मुझे नोट्स प्रोवाइड करवाए। मैं उनके नोट्स से पढ़ा कि उन लोगों का प्रीलिम्स नहीं हो पाया था, तो उन्होंने अपने नोट्स दिए, मैंने उनसे तैयारी करी, खुद के नोट्स बनाए। 2024 का मेंस लिखने का अवसर आया। मात्र 110 पोस्ट हैं, उसमें भी 8 पोस्ट 10 पोस्ट तो प्रोविजनल में, राउंड फिगर में 100 पोस्ट ही हैं। उसमें सिलेक्शन लेना है हमें। तैयारी ज़्यादा ढंग से हो नहीं पाई। मैंने खुद को विश्वास दिलाया, नहीं, अनुभव है तेरे पास, निकाल लेगा तू, जो होगा देखा जाएगा, ईश्वर पे छोड़ दो, अपना काम है, कर्म करना, जो फल देना है ऊपर वाले के हाथ में है। खुद पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। उसी विश्वास के साथ मैंने पेपर दिया, मेंस लिख के आया और मेंस अच्छा चला गया। 2024 के मेंस का रिजल्ट आया, मेरा फिर से इंटरव्यू कॉल था और ये मेरा 5वां इंटरव्यू कॉल था। इंटरव्यू देने गया, बैक टू बैक 4 से 5 इंटरव्यू फेस किए और उसमें मेरा नाम नहीं था, तो मैंने उसमें भी सुधार किया। मैंने कहाँ चूक हो रही है हमसे कि मॉक इंटरव्यू नहीं हो पा रहे हैं, कि बोलने में हिचक हो रही है, कहाँ नर्वस हो रहे हैं अपन, तो सारी चीज़ें मैंने सुधार की। मिरर प्रैक्टिस करी, सेल्फी जो मोबाइल के कैमरे से, सेल्फी कैमरे से मैं खुद से प्रैक्टिस करी, दोस्तों के साथ चर्चा करके मैंने उसमें सुधार किया। मैंने इस बार निकालना है आर या पार वाली लड़ाई अपने साथ में, क्योंकि अब समय ऐसा है, घर पे मम्मी बीमार है, गुड़िया 4 साल की हो गई है, अब मैं उनको नहीं बोल पाऊंगा कि मुझे और तैयारी करना है। इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू के जस्ट 5 दिन बाद मेरे पास कॉल आया। मम्मी उस टाइम पे अहमदाबाद में एडमिट थे। घर वालों का कॉल आया कि मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और दादी की भी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, आप घर पे आ जाओ। 25 अगस्त को मैं घर पे गया। घर पे जाके मैं देखता हूँ, एक कमरे में दादी बेड रेस्ट पे है, एक कमरे में मम्मी बेड रेस्ट पे है, और दोनों का स्वास्थ्य इतना खराब है कि उनको 2 लोग चाहिए खाना खिलाने के लिए, बिठाने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, और दोनों की हालत ऐसी है। मैंने कहा अब समय नहीं है मुझे वापस इंदौर जा पाऊंगा मैं। और मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा इंटरव्यू का रिजल्ट क्या रहेगा, क्योंकि इंटरव्यू तो पहले भी दिए थे मैंने। इस बार क्या होगा। 1.5 महीने से मम्मी की, दादी की सेवा में लगा रहा हूँ। मम्मी को खाना खिलाना, दादी को खाना खिलाना, दवाई देना, ये करना वो करना। इंटरव्यू दे के आया हूँ, ये बात तो मैं भूल ही गया था ना, वो माइंड में सारी चीज़ें वो चल रही थी। मेरा घर हॉस्पिटल बन गया था। फिर आया रिजल्ट वाला दिन, 12 सितंबर को रिजल्ट आया। शाम को 7:30 से 8 के बीच में रिजल्ट आया। मैं, मेरे भाभी, वाइफ, गुड़िया, हम सब शाम का खाना खा रहे थे। मेरे पास एक अननोन नंबर से कॉल आया
मैंने कट कर दिया। फिर से कॉल आया, मैंने रिसीव किया। मुझे बोलते हैं कि सीईओ साहब बधाई हो। पहले मुझे लगा रॉन्ग नंबर है, कौन सीईओ, मैं तो जानता नहीं किसी सीईओ को। मैंने बोला सॉरी रॉन्ग नंबर है। तो उन्होंने मुझे बोला यार रॉन्ग नंबर नहीं है, मैं तुम्हारा मित्र बोल रहा हूँ, तुम्हारे जहाँ रूम है उसके पास में गली में मैं रहता हूँ। फिर मैंने पहचान लिया उनको। तो उन्होंने बताया मुझे कि 2024 का इंटरव्यू दिया था ना तुमने, और मैं भूल चुका था उस बात को, क्योंकि यार घर का माहौल ही ऐसा था ना, कैसे व्यक्ति वो चीज़ों में याद करे उन चीज़ों को, क्योंकि दिन भर में घर से बाहर ही नहीं निकलता था, उनकी सेवा में ही लगा रहता था। ऐसे में कौन याद रखेगा मैं कुछ करके आया हूँ। उसने मुझे बोला भाई कि 24 का रिजल्ट आ गया, तुम देखो। मैंने बोला विकास राव सरनेम तुम्हारा ही है ना? मैंने हाँ। मैंने देखता। और जैसे उन्होंने बोला कि यार तुम्हारा नाम है उसमें, और सभी की नज़रें मेरे ऊपर है। उनको खाली ये पता चला है कि रिजल्ट आया है, अभी क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, किसी को पता नहीं है। रिजल्ट की PDF सेंड करो। मैंने उनको बोला तुम मैं चेक करता हूँ। मैंने चेक किया, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, हार्ट बीट बहुत बढ़ गई थी मेरी कि यार उस रिजल्ट को ओपन करके स्क्रॉल कैसे करूँ मैं, क्योंकि यार मैं 4 बार असफल होकर बाहर आया हूँ। मैं अब हिम्मत नहीं थी कि 100 पोस्ट में होना है मेरा। आगे किया, स्क्रॉल करा, नाम देखा मैंने, जनपद पंचायत सीईओ में मेरा 5वें नंबर पे नाम था, विकास राव। मैंने वो सोचा कि एक नाम के 2 व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि भरोसा नहीं था ना मुझे। मैंने रोल नंबर चेक किए, 4 बार रोल नंबर चेक किए, मिला है मैंने, और सभी लोग मुझे ही देख रहे हैं अभी भी। जैसे मैंने रोल नंबर चेक किया, मेरा ही नाम था उसमें। जैसे मैंने देखा, मेरे हाथ में से मोबाइल गिर गया। भाभी वगैरह सब मुझे देखने लगे, यार क्या हुआ। उनको ऐसा लगा कि इस बार भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैं 2 बार ऐसा हो चुका था मेरे साथ, सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। मैं उनको बोल नहीं पा रहा हूँ कि यार मेरा सिलेक्शन हो गया है, शब्द नहीं थे मेरे पास, बस आंसू गिर रहे हैं। 10 से 15 मिनट में रोया ही हूँ बस। तो वो मेरे पास आए, मुझे समझा रहे हैं कोई बात नहीं, अगली बार फिर से तैयारी करना। फिर भी मेरे शब्द नहीं निकल रहे कि मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं उनको ये बता नहीं पा रहा हूँ कि यार जो 2022 में मैं रोया था वो आंसू अलग है और ये आंसू अलग है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। उस टाइम में भैया मेरे मैकेनिक गैरेज पे काम कर रहे थे। फिर मैंने बोला कुछ नहीं, सिर्फ मोबाइल सामने किया कि आज आपका बेटा अधिकारी बन गया। मैं दौड़ता हुआ मम्मी के पास गया। मम्मी सो रहे थे, उनको बोतल लग रही थी, पापा पास में बैठे थे। लगभग 8 साल से मम्मी का बीमार यही चल रहा है, ये वो। मम्मी के पास गया, मम्मी के चरण स्पर्श किए, पापा के किए। मैं बहुत रोया उनको हाथ पकड़ के मम्मी के। पापा घबरा गए कि वो रो क्यों रहा है, अचानक क्या हुआ ऐसा। फिर मम्मी को बोला मैंने कि मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया। 2 मिनट के ऐसा लगा कि मम्मी जो बीमार थे उनको लगा ही नहीं कि वो बीमार है, स्वयं उठ गए। वो मेरे सिर पे हाथ फेरा कि यार क्या बात कर रहा है, ये वो। मतलब वो दिन मुझे आज भी याद है, मम्मी ने मेरे सिर पे हाथ फेरा, ये वो। क्योंकि आज इस रिजल्ट के 10 दिन पहले जब अहमदाबाद से उनको लेके आए थे तो उन्होंने मुझे एक लाइन बोली थी। मम्मी ने मुझे बोला था कि बेटा मेरे जाने से पहले तू सिलेक्शन ले ले बस। मैं उनको विश्वास नहीं दिला पा रहा था कि हो जाएगा मेरा सिलेक्शन, लेकिन आज वो दिन था कि मैंने वो सपना पूरा कर दिया था उनका। मम्मी को बोला, सब खुश हुए, सब कुछ रहा। ऐसा लगा कि मैंने जो मम्मी का सपना था, वो जो संघर्ष देख रहे थे मम्मी 8-9 साल से, वो आज मैंने पूरा कर दिया। और आज वो समय आया है उनको खुशियाँ देने का कि मम्मी बस ठीक हो जाए। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, ये ठीक हो जाए। आज उनको मैं उस दिन मैंने मम्मी को प्रॉमिस किया, मम्मी आज आपको मैं मेरे जब ज्वाइनिंग होगी, मेरी ज्वाइनिंग में आपको ले जाऊंगा। ज्वाइनिंग के साथ में आपको जो सरकारी गाड़ी मिलेगी उसमें घुमाऊंगा, मैं पहली सैलरी आपके हाथ में दूंगा, क्योंकि ये सब आपके आशीर्वाद से ही हुआ है। इससे पहले मेरे सिलेक्शन नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि इन 8 सालों में मैं मम्मी के पास रहा ही नहीं, और ये 2 महीने ही मैं रहा हूँ। मम्मी की सेवा करने का मुझे अवसर मिला, तो मैं यही मेरा सौभाग्य है कि उस सेवा का भाव था और उनका आशीर्वाद था, और उन्होंने मुझे यहाँ फाइनल सिलेक्शन दिलवा दिया। मम्मी को बताया, दादी को बताया मैंने, दादी बहुत खुश हुए, खुशियों का माहौल था। भैया को बताया मैंने, क्योंकि पूरा सब कुछ करने वाले एक सपोर्ट सिस्टम भैया है। भैया उस दिन खूब रोए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में, इस लंबे सफर में भैया को इतने लोगों ने बोला था कि यार तू तेरे भाई पे इतना खर्चा क्यों कर रहा है, तेरे भी तो बाल बच्चे हैं, उन पे क्यों खर्च नहीं करता तू, वो तो पैसे बिगाड़ रहा है तेरे, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब तो शादी हो गई उसकी, उसको अलग कर दे घर से, वो उसका करेगा। लेकिन नहीं, भैया ने कभी ये बात मुझे कभी नहीं बोली। हमेशा जब जरूरत पड़ी मुझे सपोर्ट किया। आए भैया रात को 2 बजे आए उस दिन पहली बार मेरे भैया ने मुझे गले लगाया, हक किया। और उस दिन हम रात को 2 बजे घर के बाहर दोनों भाई एक दूसरे को गले लग के रो रहे हैं बस।
वो जो जो भरत मिलाप वाला जो रामायण में आप सभी ने सुना होगा, वो सिचुएशन थी कि हम दोनों भाई एक दूसरे को मिलके रो रहे हैं और मुझे भैया बोल रहे हैं कि आज तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। क्योंकि उन्होंने मुझे एक बार बोला था कि यार इतना टाइम क्यों लग रहा है, अब होगा नहीं होगा। उनको मेरी बहुत टेंशन थी, क्या तू क्या करेगा आगे। उस दिन मैं पहली बार भैया से गले रख के रोया। इस वीडियो के माध्यम से अगर ये वीडियो मेरे भैया भी देखेंगे तो उनको संदेश देना चाहूँगा पूरी दुनिया को कि यार ऐसा भाई हर किसी को मिले। आज के इस कलयुग में एक राम जैसा भाई मिला है मुझे। मैं प्रयास करूँगा उनको कि मैं लक्ष्मण जैसा बन के उनके सामने पूरा एक उदाहरण प्रस्तुत करूँ। हर व्यक्ति का संघर्ष रहा। मेरे माता पिता ने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे। पापा हम्माली करते हैं मेरे मंडी में, 25 साल से उन्होंने कृषि उपज मंडी में बोरियां उठाई है। मैं जब उनको टिफिन देने जाता था तब देखा है मैंने कि उनके पीठ पे कई बार खून आ जाते थे। जब रात को मालिश करते थे तेल की तो कई बार हमारे हाथ खून में हो जाते थे। कि उस परिस्थिति में हमने पढ़ाई की, हमको पढ़ाया, उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मुझे लगता था कि नहीं यार, मुझे ये चीज़ें उनको जीवन भर नहीं करने देना है। आज वो भी सपना पूरा हो गया था। पापा भी रोए, मैं भी रोया हूँ, मम्मी रोए, सब कुछ था। आज अब मुझे ऐसा लग रहा था कि जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है। वो एक महीना इतना अच्छा बीता हमारा। मीडिया वाले घर आए हैं, स्वागत हो रहा है, बड़े बड़े लोग अधिकारी आए मेरे घर पे आए, स्वागत कर रहे हैं, सब कुछ। और मम्मी पापा इतने खुश हुए हैं। उनको ऐसा लगा कि मेरा लड़के ने इतना नाम रोशन कर दिया, पूरे मंदसौर जिले में मैं छा गया था। न्यूज़पेपर वालों को सभी के एक हम्माल का बेटा जनपद पंचायत सीईओ बना। और मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उनको ये पता नहीं है, अभी भी खाली यूँ पता है कि सिलेक्शन हुआ है। कि जनपद पंचायत सीईओ होता क्या है अभी तो ये भी नहीं पता है उनको, मेरे भैया को और किसी को भी। मैं उनको समझाया हूँ कि ये होता है, आपका बेटा ये बना है, जनपद का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ये वो सब चीज़ें। वो एक महीना बहुत अच्छे से रहा। मम्मी भी थोड़े स्वस्थ होने लगे थे। फिर दिन आया 12 अक्टूबर 2025, जस्ट एक महीने बाद, क्योंकि 12 सितंबर को रिजल्ट आया था। 12 अक्टूबर को मम्मी को एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में। ब्लड की बाटल चढ़ी थी उनको, और उनको मेरे ही ब्लड की बाटल चढ़ी। उनका रेयर ब्लड ग्रुप है, वो नेगेटिव, मेरा वही है। मेरा ही ब्लड में उनको चढ़वाने गया था। एक तरफ मम्मी एडमिट है हॉस्पिटल में, एक तरफ दादी घर पे बीमार चल रहे हैं। मम्मी का वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है, पापा उनके साथ में है, मैं भाभी वगैरह सब घर पे दादी के साथ में। उनको मैं खून दे के आया हूँ और यहाँ पे दादी का भी इलाज चल रहा है, बोतल चढ़ रही है उनको नॉर्मली। शाम को 9 साढ़े 9 बजे समथिंग दादी की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। दादी के पास गया मैं, दादी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। मैंने गोदी में उनको सिर में लिया, उनसे बात करी, बोल ही नहीं पा रहे हूँ। और जस्ट 9 साढ़े 9 के बीच में मेरी गोदी में उन्होंने दम तोड़ दिया। मतलब समझ नहीं आया क्या हुआ मेरे साथ। ये यार अभी तो 1 महीने पहले इतनी खुशियां आई थी, एक व्यक्ति चला गया मेरे घर से। मम्मी अलग से एडमिट है वहाँ पे, वो आईसीयू में एडमिट है। दादी जी का उस दिन हमने अंतिम संस्कार किया। शाम को 4 बजे समथिंग हम शमशान से आए। मम्मी को डिस्चार्ज करके उस दिन, क्योंकि डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि इनकी भी संभावना बहुत कम है बचने की, आप इनके घर पे जाके सेवा करो। शाम को 6 बजे समथिंग मम्मी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके लाए। मम्मी को अभी पता नहीं कि दादी चले गए, मम्मी को पता ही नहीं चला। मम्मी ने नॉर्मल अच्छे से बात करी मुझसे, आशीर्वाद दिया कि बेटा, उनको समझ आ गया था कि मेरा समय आ गया। हमको उन्होंने बोला उस दिन, हम सब भाई बहन सब उनको मिलके रो रहे कि ऐसा मत बोलो आप। मम्मी उस दिन हमारे साथ रहे। 13 अक्टूबर के दिन मम्मी नाइट में, उन्होंने 12 बजे हम चारों भाई बहन उनके आसपास बैठे हैं। रात को 2 बजे समथिंग उन्होंने ब्लड की उल्टियाँ करी। मुझे आज भी दिन याद है, हम सब घबरा गए। और उसके बाद उन्होंने बोलना बंद कर दिया, सिर्फ आंखें खुली थी उनकी और हार्ट बीट चल रही थी। कुछ पूछते हैं, कुछ बता नहीं पा रहे थे वो। और 2 दिन पहले हमने अपनी दादी का अंतिम संस्कार किया। सुबह हुई 12-1 बजे समथिंग
मम्मी की हालत और बिगड़ती चली गई। मम्मी बोल नहीं पा रहे, बस सुन रहे हैं कुछ हो रहा है, हम समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। हम बैठे हैं 1 से 1.5 के बीच में, मम्मी ने भी दम तोड़ दिया। बहुत रोए हम उस दिन। मतलब मुझे उस दिन ऐसा लगा कि यार ईश्वर ने मुझे अगर कुछ दिया है तो कुछ लिया भी है। अगर मुझे पहले पता होता कि मुझे इस सिलेक्शन की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तो मैं कभी इस चीज़ को स्वीकार ही नहीं करता। सिलेक्शन मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था कि माँ है, माँ की कमी पूरी दुनिया आ जाए उसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता। आज मुझे लगा था कि यार अब समय आया है कि जब माँ ने इतने सालों से जो संघर्ष किया है, आज उनको वो खुशियाँ देने का समय आया था। आज उनको रानी बनाने का समय आया था और आज वो ही नहीं है मेरे साथ में। मैंने इस सिलेक्शन में चाहे 8 साल में जो संघर्ष किया ना, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है इन 2 त्याग के अलावा के आगे। ये मेरे लिए बहुत बड़े ट्रेजेडी थी मेरे साथ कि यार इस सिलेक्शन में मेरे 2 मेंबर, घर के मेंबर चले गए, खासकर माँ और दादी चले गए। दादी एक एज हो गई थी, मान लिया 90 साल के थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन माँ का जाना 55 साल की उम्र में एक बेटे के लिए क्या होता है वो ही समझ सकता है। इस पूरी जर्नी में मुझे आज भी याद आता है, जब मैं आंखें बंद करके सोता हूँ तो मुझे लगता है जब मैं छोटा था, घर की परिस्थिति ऐसी थी कि किराए से रहते थे, तो मम्मी पापा हमाली कर रहे हैं मंडी में, मम्मी मुझे उठा के एक तरफ उठा के दूसरों के खेतों में गेहूँ काटने जा रही है, लहसुन चोपने जा रही है, निंदाई करने जा रही है, और बीमार हालत में, बुखार में भी उन्होंने बहुत काम किया। मैंने सोचा था कि नहीं यार ये दिन उनको अब देखने नहीं पड़ेंगे। मुझे नहीं पता था कि वो दिन क्या, वो पूरी जीवन ही खत्म हो जाएगा उनका। रिजल्ट आ गया है, जनपद पंचायत सीईओ बन चुका हूँ मैं। एक रिजल्ट 2023 का पेंडिंग है, अभी आया नहीं है। 24 में के रिजल्ट में मैं जनपद पंचायत सीईओ बना हूँ। जस्ट 1 महीने बाद एक रिजल्ट और आया मेरा 2023 का, जो पेंडिंग था, उसमें मेरा नाम देखा, उसमें भी मेरा चयन कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की पोस्ट पर हो गया। 2 लोग मेरे घर से गए और दो सिलेक्शन मेरे हाथ में थे। अब जहाँ एक समय था कि मैं एक छोटी मोटी पोस्ट के लिए सोचता था कि ये पोस्ट मिल जाए मुझे, और आज मुझे 2 रिजल्ट में मेरे नाम थे। लेकिन अब मेरे पास चूज करने के लिए था कि मुझे ये करना है कि ये करना है। अब ये जो मेरी यात्रा रही, जो मेरा सफ़र रहा, मैंने जो चीज़ें फेस की, बहुत सारे लोग ऐसे रहे मेरे जीवन में कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और उनके सपोर्ट से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। उसमें सबसे पहला अगर नाम होगा तो मेरे माता पिता हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत करके, इतनी मजदूरी करके मुझे यहाँ पहुँचाया। पापा ने हमाले करके यहाँ पहुँचाया। और उसमें भी सबसे बड़ा भैया, जो खुद नहीं पढ़ पाए, एक मैकेनिक का काम किया और मुझे यहाँ पहुँचाया। खुद स्वयं नहीं पढ़ पाया और उन्होंने इतना काम करके मुझे यहाँ एक अधिकारी बनाया। इसके अलावा मेरी धर्म पत्नी है। वाइफ का 8 साल शादी होने के बावजूद घर में सरवाइव करना, लोगों के ताने सुनना, ये सब चीज़ें उसने फेस की। मैं तो सुनता ही था। ये मेरे अकेले का संघर्ष नहीं है, उसका भी संघर्ष रहा है, मेरे माता पिता का भी रहा है। तो उसने बहुत सारे ताने सुने हैं, ये किया है, वो किया है, लेकिन उसने हमेशा मुझे हौसला बंधा के रखा कि नहीं, आप कर लोगे और आप अधिकारी बन जाओगे, आप हमारे घर की टेंशन कभी मत लेना, आप आपकी तैयारी पे ध्यान दो। हमें पूर्ण विश्वास है कि एक दिन आप जरूर अधिकारी बनकर आओगे। जब मैं अधिकारी बन के रिजल्ट आया मेरा, तो मेरी धर्म पत्नी, मेरे परिवार के साथ साथ मेरी गुड़िया, सब लोग इतने खुश हुए। मतलब उन्होंने जो उनकी इतने साल की जो तपस्या थी वो आज सफल हो गई। इसके अलावा मेरे कुछ मित्र हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। सबसे पहले एक मेरा खास
परम मित्र बोल सकते हैं जिसे, जो भी गुजरात में रेलवे में ग्रुप डी के पद पर सिलेक्टेड है। वो जब जब भी मुझे फाइनेंशियल दिक्कत आती थी, उस व्यक्ति ने न केवल मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया बल्कि हौसला भी बंधाया। जब जब जरूरत होती, एक फोन लगाता था मैं उसको कि यार भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, वो मुझे हर बार बोलता था कि तू फाइनेंशियली रूप से कभी परेशान मत होना, तेरा भाई बैठा है, बस तू तैयारी पे ध्यान दे। उसने मुझे फुल सपोर्ट किया। इसके अलावा जब मैं लाइब्रेरी में जॉब करता था, जिस भैया की लाइब्रेरी थी, मयंक भैया नाम है उनका, उनके लाइब्रेरी के जो ओनर है उनका संजय राजपूत है, मेरे राजपूत एक मेरा मित्र है, बंटी डामोर, अजय परमार, ऐसे कुछ नाम है, चुनिंदा नाम है। इसके अलावा टीचर्स का जो मार्गदर्शक रहे उनका तो रहता ही है सपोर्ट। लेकिन मैं इस जर्नी में उन लोगों का नाम इसलिए लेना चाहूंगा क्योंकि यार ये एक पर्दे के पीछे के व्यक्ति हैं, लेकिन आज मैं सफल हूँ तो इनका नाम लेना मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि आज मैं आपके सामने बना हूँ अधिकारी, लेकिन मेरे पीछे क्या सपोर्ट सिस्टम था वो भी बहुत, उनके बिना मैं आज यहाँ नहीं हो पाता। आज वो मेरी लाइफ के बैकबोन जो बोल सकते हैं वो है, तो इनके सपोर्ट से मैं आज आपके सामने बना हूँ। ऐसा नहीं लगा बीच में कि अब चीज़ें छोड़ देना चाहिए? उस टाइम आए थे ऐसे मोमेंट भी मेरे टाइम आए थे जब सिलेक्शन ही जो बताया जस्ट मैंने आपको 2022 में 450 पोस्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे मन में भी ख्याल आया था कि आखिर कब तक करूँगा मैं ये चीज़ें। मेरा चौथा प्रयास था 2019, 20, 21, 22, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो मेरे मन में भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते थे कि यार मैं इसके लायक भी हूँ कि नहीं हूँ, मुझे आगे कंटिन्यू करना भी है कि नहीं करना है, कि यार कब तक मैं घर वालों को यही बोलता रहूँगा कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे अंदर आती थी। मैं कभी कभी तो ऐसा फील करने लगता था कि शायद मैं पीएससी के लिए बना ही नहीं है, कोई छोटी मोटी मिल जाए थी तो बढ़िया रहता, तो कम से कम लोगों घर वालों को बोल सकता था कि हाँ मैं जॉब में हूँ। तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ आती थी, लेकिन मैंने ठान लिया था कि नहीं यार, आज मैं हार जाऊंगा तो यूं मान के चलो पूरा परिवार हार जाएगा मेरा। मैं आज अगर ये चीजें देख रहा हूँ, फेस कर रहा हूँ, तो मैं किन के लिए कर रहा हूँ? मेरे परिवार के लिए कर रहा हूँ, मेरी गुड़िया, सभी के लिए कर रहा हूँ। तो वो चीज मेरे सामने आती थी जब मैं तैयारी करता था ना, जब मैं थॉट्स आते थे कि यार या तो छोड़ दूं तैयारी, छोटी मोटी कोई जॉब कर लूं, पार्ट टाइम जॉब कर लूं, प्राइवेट नौकरी कर लूं। उनको याद करता था, उनका फेस आता था, मम्मी का फेस आता था मेरे सामने, गुड़िया का आता था, सबका आता था कि यार ये मुझसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, उनकी उम्मीदें मुझे नहीं तोड़ना। फिर से खुद को मजबूत करता था। जब इस दौर से गुजर रहा था मैं, तो मैंने फिर भगवत गीता, रामचरितमानस पढ़ना प्रारंभ किया था, और वहाँ से मुझे बहुत सारी चीजें, जो मेरा माइंड भटकता था, वहाँ मुझे संतुष्टि मिलती थी, शांति मिलती थी। वहाँ भगवत गीता का एक श्लोक याद आता है मुझे, एक तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना। तो ये जो श्लोक है कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो मैंने वो चीजें मैंने जीवन में उतार ली थी। स्वामी विवेकानंद जी का कोट है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। तो मैं यही करता था, इन दो चीजों पे हमेशा ये करता था। एक श्लोक और है भगवत गीता का, अध्याय 6 का 5वां श्लोक है, उद्धरेव तात्मनात्मानं नात्मानं मवसादयेत् आत्मेव आत्मनोर बंधु आत्मेव रिपुरात्मना। इस श्लोक का जो अर्थ होता है, व्यक्ति का जो उद्धार है या उत्थान है और पतन दोनों व्यक्ति के हाथ में ही होते हैं। वो स्वयं उसका उद्धारक भी होता है और स्वयं उसका पतनकारी भी होता है। व्यक्ति अगर गलत संगत में जा रहा है तो वो उसकी मर्जी से जा रहा है, तो वो उसको पतन की ओर ले जा रहा है। और आप सही संगत में, सही दिशा में जा रहे हो, वो आपका उत्थान हो रहा है। जो व्यक्ति है उसका मित्र भी वह स्वयं है और शत्रु भी वह स्वयं है। तो ये भगवत गीता का एक श्लोक है। तो वो चीजें रहती है, मैंने भी ये चीजें देखी। मैंने कहा नहीं, अपनों को ये सारा लक्ष्य हमारा सामने है, तो मुझे उसी दिशा में आगे बढ़ना है। एक चीज़ जो मैंने देखी आपके अंदर, या फिर जो भी तैयारी करता है किसी भी एग्जाम की, एमपीपीएससी से संबंध नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, बहाने बनाते हैं कि हमारे पास ये चीज़ है, पैसे नहीं है, कैसे कोचिंग करेंगे, कैसे टेस्ट सीरीज करेंगे, जैसा कि आपके साथ में। लेकिन आपके पास कोई बहाना का ऑप्शन नहीं था। क्या बोलना चाहेंगे जो भी लोग ने इस जर्नी को देखा है, सुना है? उन लोगों के लिए यही मैं बोलना चाहूंगा, समस्या हर व्यक्ति के साथ होती है, पास होती है, लेकिन आगे वही बढ़ता है जो समस्या पर ध्यान में देकर उसके समाधान पर ध्यान देता है। संसाधन मेरे पास भी सीमित ही थे। आप समस्या को लेके बैठ जाओगे तो उसका कोई समाधान नहीं मिलेगा आपको समाधान की तरफ एक कदम बढ़ाना होगा, तभी 10 समाधान आपके सामने 2-4 कदम बढ़ाएंगे। मैंने वही किया, मेरे साथ भी था ना भाई, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग लगाओगे या टेस्ट सीरीज लगाओगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। व्यक्ति अगर डेडिकेटेड होकर अगर पढ़ाई करेगा, अपना लक्ष्य सामने रखेगा, तो सेल्फ स्टडी के थ्रू भी सिलेक्शन ले सकता है। संसाधनों का रोना रोगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, आप खुद ही आपका रास्ता हल निकालना पड़ेगा, जैसे कि मैंने निकाला है। पार्ट टाइम जॉब करी, नोट्स अरेंज किए, भले पैसे नहीं थे, लेकिन सेल्फ स्टडी करके मैंने ये मुकाम हासिल किया। चलिए विकास भाई, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है आप सभी को इनकी जो जर्नी है, कुछ ना कुछ तो आपको जरूर सीखने को मिलेगा। कोशिश है हमारी कि हर
पॉडकास्ट में चाहे स्ट्रेटजी की बात हो, प्री मेंस की बात हो, कैसे नोट्स बनाए, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। सोचा कि आपके सामने एक ऐसी जर्नी बताई जाए ताकि आपको पता चले कि हम जो बहाने बनाते हैं वो हमारे जो बहाने हैं वो कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है सब इनकी जर्नी के मुकाबले। तो कोशिश करिएगा कि आप बहाने जो है अपने कम करिए और अपना जो काम है उस पर ध्यान दीजिए, चाहे लाइफ में आप कोई सा भी काम कर रहे हो। नहीं विकास भाई? बिल्कुल। हम हमेशा अगर हमें कोई लक्ष्य सामने रखा है, पॉजिटिव रहना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है कि कोशिश करते रहो, सफलता अवश्य मिलेगी। वो एक हरिवंश राय बच्चन जी की जो 2 लाइन है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। मैंने कोशिश की, ठीक है, मैं गिरा, उठा, फिर गिरा, लेकिन मैंने हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के साथ में तैयारी को आगे बढ़ाया। तो यही लास्ट में यही संदेश रहेगा कि आप भी सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए और खुद अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाइए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाई।